हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईए सफलता। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईए सफलता में। आज हम इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत 7th एडिशन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्लास 11 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम कंप्लीट करेंगे फंडामेंटल राइट्स को। इससे पिछले पार्ट में हम दो पार्ट में फंडामेंटल राइट्स देख चुके हैं। पार्ट 1 जिसमें हमने आर्टिकल 12 से शुरू करके 18 तक खत्म किया था, और पार्ट 2 जिसमें हमने आर्टिकल 19 से 28 तक शुरू किया था। आज हम आगे कंटिन्यू करते हुए कंप्लीट करेंगे फंडामेंटल राइट्स को। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ पीछे के लेक्चर्स देख के आइए, क्योंकि ये क्लास 11 है, इससे पीछे 10 क्लास और हो चुकी हैं। तो प्लीज़ अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनानी है तो उसके लिए आपको पीछे की क्लासेस देख के आनी है। तो आई होप, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पिछले में हमने देखा था आर्टिकल 28 तक, तो आज हम शुरू करेंगे आर्टिकल 29 से। कहाँ से शुरू करेंगे? आर्टिकल 29 से, ठीक है ना। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 29 और 30 जो है वो आपके कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स में आते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 29 डिस्कस करते हुए हम चर्चा करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, यानी कि जो आर्टिकल 29 है, 29 है, अनुच्छेद 29, वो हमारे जो माइनॉरिटीज हैं उनके प्रोटेक्शन की बात करता है, उनके जो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। आर्टिकल 29 प्रोवाइड दैट एनी सेक्शन, वर्ड आपको जो ध्यान रखना है वो है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, यानी कि इसको अभी चर्चा करेंगे। रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, जिसकी कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो या कोई कल्चर हो, ठीक है ना, शैल हैव राइट टू कन्वर्स द सेम। अगर कोई व्यक्ति जो कि भारत में रह रहा है वो किसी भी सेक्शन का है, किसी भी कम्युनिटी का है, तो उसको अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट और अपना कल्चर बचाने का अधिकार है, उसको कंजर्व करने का अधिकार है। फर्दर, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि किसी भी व्यक्ति को किसी शैक्षणिक संस्था में एडमिशन लेने से नहीं मना किया जाएगा, एडमिशन लेने से नहीं मना किया जाएगा। मेंटेन बाय द स्टेट, जो कि स्टेट चलाती हो, गवर्नमेंट चलाती हो, या वो सरकारी स्कूल हो, ठीक है ना। रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट, यानी कि या तो वो सरकारी हो या फिर वो उसको चलाने के लिए सरकार से सहायता प्राप्त करता हो फंड के रूप में, ठीक है ना। ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज, यानी कि पूरा समझो। देखो, किसी भी व्यक्ति को किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश लेने से रोका नहीं जाएगा जब तक कि वह स्कूल या वह संस्था या तो राज्य से फंड लेती हो, या फिर राज्य से राज्य के द्वारा मेंटेन की जाती हो, या तो फंड लेती हो राज्य से या राज्य के द्वारा मेंटेन की जाती हो। उस पर इन ग्राउंड्स, यानी कि रिलीजन, उसका धर्म कौन सा, रेस कौन सी है, कास्ट कौन सी है और लैंग्वेज क्या है, इस आधार पर उस व्यक्ति को उस शैक्षणिक संस्था में प्रवेश लेने से नहीं रोका जाएगा, ठीक है। एक बार और समझो, आर्टिकल 29 बोलता है, इसमें प्रोवाइड किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के आधार पर किसी ऐसे शैक्षणिक संस्था में प्रवेश लेने से नहीं रोका जाएगा जो या तो राज्य सरकार चलाती हो या या सरकार से फंड प्राप्त करता हो, ठीक है। आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटी एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यानी कि इसमें दोनों प्रकार की माइनॉरिटी इंक्लूड होती हैं, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करें हम, चाहे हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात करें। अब आते हैं, अभी जो वर्ड हमने देखा था एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, देखो, तो वर्ड सेक्शन ऑफ द सिटीजन, सेक्शन ऑफ द सिटीजन इन द आर्टिकल दैट इंक्लूड माइनॉरिटी एज वेल एज मेजोरिटी, ठीक है ना। एनी सेक्शन का मतलब होगा या तो चाहे वो माइनॉरिटी में हो या चाहे वो मेजोरिटी में हो, एनी सेक्शन का मतलब यही हुआ। हो सकता है सेक्शन ऑफ द सिटीजन, सेक्शन ऑफ द सिटीजन, तो वो इसमें बोला है या तो वो मेजोरिटी भी हो सकता है और माइनॉरिटी भी हो सकता है। और माइनॉरिटी में कौन कौन से, वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो सकता है और रिलीजियस माइनॉरिटी हो सकता है, ठीक है ना। चाहे तो वो भाषा के आधार पर माइनॉरिटी में हो, चाहे वो धर्म के आधार पर माइनॉरिटी में हो। माइनॉरिटी का मतलब है कि उसकी पॉपुलेशन
कम हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आर्टिकल 30 की बात करेंगे। अब हम आर्टिकल 30 यानी कि आर्टिकल 30 सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है। आर्टिकल 29 एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन बोला गया, यानी कि उसमें मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों इंक्लूड है, लेकिन आर्टिकल 30 सिर्फ माइनॉरिटीज की बात करता है। उसमें क्लियरली मेंशन है कि माइनॉरिटी जो है वो अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश कर सकती है और उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है। ठीक है, तो ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी वो माइनॉरिटी जो है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शैक्षणिक संस्था बना सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इन ग्रांटिंग एड द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेज बाय माइनॉरिटी। अगर गवर्नमेंट का कोई स्कीम है, कोई प्लान है कि हमें इस साल क्लास 1 से 8 तक इतना मान लो 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करना है, तो वो ऐसा नहीं करेगी कि वो जो सिर्फ 10 लाख करोड़ है सिर्फ मेजोरिटी वालों को देगी या गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूट को देगी। ये जो भी डिस्क्रिमिनेशन होगा वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, इस टाइप का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। जब एड देने की बात आई हो, सहायता देने की बात हो, तो ये नहीं है कि सिर्फ मेजोरिटी को सहायता दी जाएगी, सिर्फ माइनॉरिटी को कोई सहायता नहीं दी जाएगी। ठीक है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर ऑफ 3 टाइप। जो माइनॉरिटी के जो इंस्टीट्यूट होंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे, वो 3 टाइप के होंगे। कौन कौन से 3 टाइप? नंबर 1, इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन दैट सीक रिकॉग्निशन एज वेल एज एड फ्रॉम द स्टेट, यानी कि उन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो और मान्यता प्राप्त हो और फंड रिसीव करते हो, यानी कि पैसा मिलता हो, फंड रिसीव करते हो। ठीक है, दूसरा है इंस्टीट्यूशन दैट सीक्स ओनली रिकॉग्निशन फ्रॉम द स्टेट। ठीक है ना, तो एक ये है, ये सिर्फ मान्यता लेंगे, ये पैसा नहीं लेंगे, पैसा नहीं लेंगे। इसमें मान्यता भी है और पैसा भी है, दोनों टाइप के हैं। और एक ये है कि सिर्फ मान्यता है सरकार की लेकिन पैसा नहीं लेंगे। नंबर 3 है इंस्टीट्यूशन दैट नाइदर सीक रिकॉग्निशन नॉट एड फ्रॉम द स्टेट। ना तो इनके पास राज्य की या सरकार की मान्यता होगी, मान्यता होगी, ना उनके पास फंड आएगा। ठीक है ना, ना फंड आएगा ना मान्यता होगी। तो ऐसे 3 टाइप के इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी स्टैब्लिश कर सकती है। समझ लिया ना? पहला कि सरकार से मान्यता भी प्राप्त है और पैसा भी लेते हैं। दूसरा, मान्यता प्राप्त है पैसा नहीं लेते हैं। तीसरा, ना मान्यता प्राप्त है ना पैसा लेते हैं। ठीक है ना, मान्यता और फंड। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब हमने 29 देख लिया। 30 आर्टिकल 31 का जो मेजर पार्ट था वो डिलीट कर दिया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट किया, यानी कि उसको इनएक्टिव कर दिया गया बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। तो अब जो उसको जो 31 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का जो अधिकार था, उसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, तो उसकी चर्चा बाद में होगी। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं राइट 31 के बाद 32, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संविधान में आपको राइट दे दिए, क्या राइट सिर्फ राइट देने से काम चल सकता था? क्या चलो आपके लिए ये अधिकार हो गए, क्या उससे काम चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि क्योंकि भाई एनफोर्स भी तो होना है। अगर मान लो कोई अधिकार आपको संविधान ने दिए, अगर उनको पालन नहीं कर रही सरकार या कोई भी इंस्टीट्यूट, तो आप कहीं तो जाओगे, उनको उपचार करवाओगे। तो आर्टिकल 32 कन्फर्स द राइट टू रिमेडी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ एन एग्रीव्ड सिटीजन। किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकारों को फोर्स में लाने के लिए, लागू करने के लिए आर्टिकल 32 रिमेडीज यानी कि औपचारिकता प्रदान करता है। इट इज द वेरी सोल एंड वेरी हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, ये जो आर्टिकल 32 है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, यानी कि आत्मा है और हृदय है। ठीक है ना,
क्यों? क्योंकि ये बिना इस आर्टिकल के बिना आर्टिकल 32 के पूरे जो मूल अधिकार है उनका कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको आर्टिकल 20 हो, आर्टिकल 19 हो, कोई किसी का भी एनफोर्समेंट करवाना है तो आपको आर्टिकल 32 चाहिए ही चाहिए। बिना आर्टिकल 32 के आपके अधिकार मान्य नहीं है, यानी कि एनफोर्स नहीं करेंगे। कोर्ट हैज रूल्ड दैट आर्टिकल 32 इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अब जो आर्टिकल 32 इतना इंपॉर्टेंट है तो ये क्या है, ये हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर है, पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर। हैज इट कैन नॉट बी एब्रिज्ड और टेकन अवे इवन बाय एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो चीज बेसिक फीचर्स है, हमने देखा बेसिक फीचर्स का मतलब क्या है कि बेसिक फीचर्स यानी कि संविधान की वो मूलभूत ढांचा होता है जिसको पार्लियामेंट, जिसको संसद संवैधानिक संशोधन के द्वारा भी रिपील नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती, हटा नहीं सकती, डिलीट नहीं कर सकती। ठीक है ना? तो आर्टिकल 32 में है क्या? इट कंटेन्स द फॉलोइंग 4 प्रोविजन। राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, यानी कि उच्चतम न्यायालय, उच्च नहीं उच्चतम, यानी कि हाई कोर्ट से भी ऊपर। द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर और रेट। अब आर्टिकल 32 के तहत अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो उस मूल अधिकार को एनफोर्स करने के लिए डायरेक्शन जारी करे या रिट जारी करे। ठीक है? आर्टिकल 32 ही पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो किसी भी कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। क्या पार्लियामेंट हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देगी? नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? उसके लिए आर्टिकल 226 में जाना पड़ेगा। ऐसा क्या आर्टिकल 226? क्योंकि संविधान ने खुद हाई कोर्ट को, यानी कि संविधान ने खुद आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को पावर दी है रिट जारी करने की। तो जब उसके पास ऑलरेडी वो पावर है तो क्या उसको वो पावर दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। यानी कि कोई अन्य कोर्ट हो सकता है, इसमें ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि वो कोर्ट क्या होगा, लेकिन हाई कोर्ट नहीं होगा ये क्लियर है, क्योंकि हाई कोर्ट को अलग से संविधान के अलग अनुच्छेद से पावर मिलती है, तो इस चीज में हाई कोर्ट नहीं आएगा। पार्लियामेंट के पास अधिकार है, संसद के पास अधिकार है कि वो किसी भी कोर्ट को देगी, लेकिन हाई कोर्ट को नहीं देगी। क्या क्या नहीं देगी? मतलब रिट जारी करने का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं। द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाने का जो अधिकार है, क्या उसको अमेंड किया जा सकता है या उसको सस्पेंड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो अधिकार है जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करेगा सिर्फ उसी तरीके से सस्पेंड होगा। अंडर आर्टिकल 32 नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेट्स। तो वी विल डिस्कस अबाउट रेट्स, टाइप्स एंड देयर स्कोप। The Supreme Court under Article 32 and the High Court under Article 226 can issue the writs of habeas corpus, mandamus, provision, certiorari, and quo warranto. These writs are borrowed from English law, यानी कि ये जो रिट्स हैं हमारे संविधान में वो कहाँ से ली गई हैं? वो ली गई ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जहां ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में इन रिट्स को नाम दिया गया है प्रेरोगेटिव रिट्स, प्रेरोगेटिव रिट्स। तो अब हम चर्चा शुरू करते हैं। नंबर 1 बात करेंगे हम हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का जो मीनिंग होता है, जो मतलब होता है, वो होता है टू हैव द बॉडी, यानी कि जो कोई भी बॉडी है, कोई भी पर्सन है, वो उसके रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। तो writ of habeas corpus can be issued against both public authority as well as private individual। तो habeas corpus की जो रिट जारी होती है वो पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के खिलाफ हो सकती है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति को डिटेन करके रख ले, तो कोर्ट वहां पे उस व्यक्ति को, प्राइवेट इंडिविजुअल को रिट जारी करे कि तुमने जिस व्यक्ति को अपने पास बुलाया था या तुमने जिसको पकड़ रखा है उसको हमारे सामने पेश करो। टू हैव द बॉडी, बॉडी है कहाँ वो, उसको हमारे सामने लेके आओ।
The writ, on the other hand, is not issued where डिटेंशन इज लॉफुल। अगर किसी लॉ के अनुसार, किसी नियम कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया है, तब आप हबियस कॉर्पस के इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रोसीडिंग प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ ए लेजिस्लेचर। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए प्रोसीडिंग चल रही है तब भी आप रिट का इस्तेमाल नहीं करोगे। डिटेंशन इज बाय द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिटेंशन इज आउटसाइड द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अगर कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसी जगह जहां मान लो हम गए आर्टिकल 226 का या कोई भी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट गए, कोई भी व्यक्ति रहता है अमेरिका में और वो इंडिया के व्यक्ति के साथ कुछ गलत करता है, तो क्या वहां पे उस केस में हेबियस कॉर्पस रिट जारी होगी? नहीं होगी। ठीक है ना? तो जो जुरिडिक्शन है जिस भी कोर्ट का, तो वो जो कोर्ट रिट जारी करेगा, जो आदेश जारी करेगा, वो सिर्फ अपने क्षेत्राधिकार में, अपने जुरिडिक्शन के अंदर ही करेगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस मैंडमस। मैंडमस का जो मीनिंग होता है वी कमांड, यानी कि हम कमांड करेंगे। कमांड किसको करेंगे? क्या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को कमांड करेंगे? नो, प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा? इशूड बाय द कोर्ट टू ए पब्लिक ऑफिशियल। ठीक है ना? तो ये जो होती है पब्लिक ऑफिशियल यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ होगी। हिम और हर टू परफॉर्म हिज हर ऑफिशियल ड्यूटी। अगर कोई व्यक्ति जिसके पास पब्लिक ऑफिस है और वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से मना करता है, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा कि आप अपना काम कीजिए। ठीक है ना? डीसी हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म, यानी कि अपना काम करने से मना करता है, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट वी कमांड यानी कि मैंडमस की रिट जारी करेगा। इट कैन ऑल्सो बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, अ कॉर्पोरेशन, एन इंफीरियर कोर्ट, ए ट्राइब्यूनल और गवर्नमेंट, यानी कि भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार कोई भी हो, मैंडमस की रिट जारी की जा सकती है ओनली फॉर द पब्लिक ऑफिशियल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस प्रोविशन। प्रोविशन का मीनिंग होता है टू फॉरवर्ड, यानी कि किसी चीज को रोकना। फॉरवर्ड या रोकना या मना करना, मना करना। ठीक है ना? तो मना किसको करेगा? इसमें क्या होता है, एक हायर कोर्ट दूसरे लोअर कोर्ट को, यानी कि हायर कोर्ट किसको ऑर्डर जारी करेगा? लोअर कोर्ट को। क्योंकि हायर कोर्ट, कोई लोअर कोर्ट अपने हायर कोर्ट ऑर्डर जारी नहीं कर सकता, लेकिन हायर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को ऑर्डर जारी करेगा या किसी ट्राइब्यूनल को कर सकता है। क्या? टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन। अगर कोई लोअर कोर्ट अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाता है या कोई ट्राइब्यूनल अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाता है, तो हायर कोर्ट उस लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल के लिए प्रोविजन की रिट जारी करेगा और बोलेगा कि ये आपका क्षेत्राधिकार नहीं है, प्लीज आप ये काम ना कीजिए। एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन और असर्टिंग ए जुरिडिक्शन दैट इट डज नॉट पजेस। ठीक है ना? जो किसी का क्षेत्राधिकार नहीं है, तो आप दूसरे के क्षेत्राधिकार में रिट जारी ना करो, यानी कि, तो ये होगा प्रोविजन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस शेयर्ड श्योरिटी। शेयर्ड श्योरिटी का जो मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड। ठीक है ना? टू बी सर्टिफाइड, यानी कि अभी हमने देखा प्रोविजन, ये हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल के लिए, और दूसरा है शेयर्ड श्योरिटी, ये भी हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को होती है। हायर कोर्ट टू है लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल टू कैच द ऑर्डर पास बाय द लेटर इन अ केस। इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन और लैक ऑफ जुरिडिक्शन। ठीक है ना? लास्ट में बात करते हैं क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का हिंदी मीनिंग होता है अधिकार कक्षा। तो इसका जो मीनिंग होता है वाई व्हाट अथॉरिटी और वारंट, यानी कि आपके पास कोई ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस है, तो क्या आपके पास अथॉरिटी है उसको ऑफिस में बैठने की? इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस। मान लो कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल गया किसी पब्लिक ऑफिस में और वहां जाके बैठ गया, बोले कि आज से मैं यहाँ काम करूंगा, तो इट्स पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज किसी भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी पब्लिक ऑफिस पे बैठता है, तो
सुप्रीम कोर्ट क्यू वारंटो की रिट जारी करके आर्टिकल 32 के तहत उससे पूछ सकता है कि आपके पास अधिकार है यहाँ बैठने का, या आप यहाँ बैठे हो तो किस अथॉरिटी से, किस वारंट के हिसाब से बैठे हो। तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है। नेक्स्ट, अभी हमने डिस्कस किया आर्टिकल 32 के बारे में, पूरा डिस्कस किया, 5 रिट के बारे में देख लिया हमने। तो 5 रिट बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को अच्छे से इसको रिवीजन कर लेना है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस आर्म्ड फोर्सेस एंड देयर फंडामेंटल राइट एंड देयर फंडामेंटल राइट। ये आता है आर्टिकल 33 में। तो आर्टिकल 33 क्या बात करता है? आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को पावर देता है टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस। यानी कि आर्टिकल 33 के तहत पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो आर्म्ड फोर्सेस के जो फंडामेंटल राइट हैं, जो मूल अधिकार है, उनको कम कर सकते हैं, चेंज कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। आर्म फोर्सेस में कोई भी हो सकता है, आर्म फोर्सेस हो, पैरामिलिट्री हो, पुलिस हो, इंटेलिजेंस एजेंसी हो, ये कोई भी हो सकता है। द पावर टू मेक लॉ अंडर आर्टिकल 33 इन कन्फर्ड ओनली ऑन पार्लियामेंट। ठीक है ना? तो आर्टिकल 33 के तहत सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को, यानी कि संसद को अधिकार है कि वो आर्म फोर्सेस के जो मूल अधिकार हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, एब्रोगेट कर सकती है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर को। नेक्स्ट वी विल डिस्कस मार्शियल लॉ एंड द फंडामेंटल राइट। ठीक है ना? आर्टिकल 34 की बात करेंगे। आर्टिकल 34 में हम डिस्कस करेंगे रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट व्हाइल मार्शियल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो एक वर्ड है मार्शियल लॉ, एक होता है इमरजेंसी। ठीक है ना? तो इमरजेंसी और मार्शियल लॉ दोनों में डिफरेंस है। तो आर्टिकल 34 ये बोलता है कि अगर किसी भी जगह अगर मार्शियल लॉ लगाया गया है तो उस एरिया में फंडामेंटल राइट का रिस्ट्रिक्शन किया जा सकता है। ठीक है ना? द कंसेप्ट ऑफ मार्शियल लॉ हैज बीन बोरोड इन इंडिया फ्रॉम द इंग्लिश कॉमन लॉ। यानी कि ये भी जो कंसेप्ट ऑफ मार्शियल लॉ है, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। The expression martial law has not been defined anywhere in the Constitution. It can be asked in any exam that the martial law defined under Article 34। तो आपको ये बढ़ रहेगा कि मार्शियल लॉ की बात हम आर्टिकल 34 में करते हैं, क्या डिफाइंड है? नहीं, आर्टिकल 34 में भी इसका कहीं भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। ठीक, नाउ वी विल डिस्कस अफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 35 की बात करेंगे। तो आर्टिकल 35 जो है पार्लियामेंट को पावर देता है कि सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट, यानी कि कुछ विशेष मूल अधिकार के लिए जो लॉ बनाने की जो पावर होगी वो सिर्फ ओनली इन द पार्लियामेंट होगी एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि इसका मतलब है कि कुछ विशेष मूल अधिकार को के बारे में लॉ बनाने के लिए जो पावर होगी, लॉ बनाने की जो पावर होगी वो केवल और केवल संसद में होगी या किसी राज्य की विधायिका के पास नहीं होगी। दिस प्रोविजन एंश्योर दैट देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो पूरे देश की यूनिटी को बनाए रखने के लिए यूनिफॉर्मिटी की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? तो ये यूनिफॉर्मली लॉ रहे, यानी कि कोई स्टेट का अलग लॉ हो फिर दूसरे स्टेट का अलग लॉ हो, तो ऐसा ना हो, यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है? हमारे मूल अधिकार है रिगार्ड टू नेचर। ठीक है ना? तो नेक्स्ट, अब इसमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं देखो। एक तो ये है, अभी हमने देखा था आर्टिकल 16 में। ठीक है ना? रेजिडेंस एज ए कंडीशन, जो पब्लिक यानी कि जो गवर्नमेंट की जॉब होती है तो उसमें रेजिडेंस एज ए कंडीशन के लिए अगर लॉ बनाना है तो वो कौन बनाएगा? वो सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है ना? पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है ना? आर्टिकल 32 के किसी अन्य कोर्ट को, अदर कोर्ट को पावर
किसके लिए? रिट जारी करने के लिए। यहाँ भी सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है लॉ, ठीक है ना। और अभी हमने जस्ट देखा आर्टिकल 33 ओनली पार्लियामेंट करेगी, यानी कि जो मार्शल लॉ, मतलब जो आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सन होंगे उनके लिए जो मूल अधिकार में जो एब्रोगेशन रिस्ट्रिक्शन होगी वो सिर्फ पार्लियामेंट करेगी, ओनली पार्लियामेंट, ठीक है ना। आर्टिकल 34 जस्ट अभी देखा, मार्शल लॉ ओनली पार्लियामेंट। और कुछ है जैसे आर्टिकल 17, ठीक है ना, आर्टिकल 17। 17 क्या? अनटचेबिलिटी, इसके लिए भी यूनिफॉर्म लॉ है हमारे पास, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 23। तो ये कुछ आर्टिकल हैं जहाँ पे सिर्फ आर्टिकल 23 क्या बात करता है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, ट्रैफिकिंग की बात करता है। तो यहाँ पे ये जो कुछ आर्टिकल हैं जैसे 16, 32, 33, 34, 17, 23, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाती है इन आर्टिकल को, या इन इस फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए, ठीक है ना। तो और इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज होगी तो हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देख कर आइए, प्रीवियस क्लास कंप्लीट कीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आईएएस सफलता। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आईएएस सफलता, ठीक है ना। बाय।